एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक पोजीशन रिलेटेड टू द सिस्टम इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में सबसे पहले आपको इन फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। देखो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। कभी भी पोटेंशियल एनर्जी जो भी किसी सिस्टम में आएगी ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पे आएगी। ये बात ध्यान रखना, कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा उसके अगेंस्ट जो भी वर्क डन होगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन बात यह है कि कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि अगर कोई भी आपका कंप्लीट कोई दो पॉइंट है, मान लो ए और बी, इनके बीच में किसी भी फोर्स के लिए अगर टोटल वर्क डन आपका अगर जीरो हो जाए, भाई कोई फोर्स है, कोई फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के लिए इस पूरे कंप्लीट राउंड ट्रिप में मान लो कि वो एक बार ए से बी तक जाए और फिर बी से ए तक वापस आए, ए टू बी जाए और बी टू ए आए, अगर इस पूरे प्रोसेस में उस फोर्स के लिए वर्क डन जीरो हो रहा है तो वो कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल होते हैं आपका जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में मान लो कि जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये अर्थ पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ से उसको ऊपर यहाँ तक लेकर के जाता हूँ, तो मान लो ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ए टू बी आप ऐसे लेकर के गए और फिर वो बी टू ए वापस आता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी परमानेंटली ऐसे काम करता है, mg डाउनवर्ड। तो अगर आप उसे h हाइट पर ले गए तो पहले प्रोसेस को मैं कह देता हूँ बेटा W1, उसमें वर्क डन हुआ है W1 और दूसरे प्रोसेस में हुआ है W2। तो बेटा W1 और W2 अगर आप देखो तो W1 आपका होगा माइनस के mgh। अब कैसे, क्योंकि mg तो नीचे को लग रहा था, h तो यह माइनस के mgh। और बेटा अगर मैं W2 की बात करूं तो W2 में तो वो नीचे को लग रहा था और नीचे को ही आया हो, तो इसका मतलब वो कितना है प्लस mgh। तो ये पूरा राउंड ट्रिप में मतलब कि W इज इक्वल टू W टोटल, पूरे राउंड ट्रिप में W1 प्लस W2। तो बेटा जब हम इसको करेंगे तो इनको ऐड किया तो क्या आ गया, जीरो आ गया। इनको ऐड करके क्या आ गया, जीरो आ गया। तो जीरो आ गया, इसका मतलब है ये मेरा कंजर्वेटिव फोर्स है। ये मेरा कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव। आप इसकी जगह और भी कोई फोर्स कह सकते हैं, स्प्रिंग फोर्स कह लो। जैसे स्प्रिंग फोर्स की बात करो तो स्प्रिंग फोर्स में भी देखो यही होता है कि भाई मान लो ये स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग के अंदर आपने क्या किया कि इसको बाहर को खींचा, तो रिस्टोरिंग फोर्स तो अंदर को लग रहा। तो मान लो बेटा इसमें दो मूवमेंट है, एक तो ए है और एक आपका बी है। ठीक है, तो आप उसे पहले ए टू बी, आप इसे बेटा ए टू बी ऐसे लेकर के आए, रिस्टोरिंग फोर्स अंदर को लगेगा। तो आपका W1 कितना हुआ, W1 इक्वल टू हुआ आपका भाई फोर्स बाहर, मतलब फोर्स अंदर को, डिस्प्लेसमेंट बाहर को, तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है माइनस के Fx, मतलब फोर्स को हम F मान लें तो माइनस के Fx। अब आप उसे यहाँ रखे हुए हो, वो वापस आ रहा है, तो यहाँ रखे हुए वापस आ रहा है तो वो अपने आप आ रहा है। अब रिस्टोरिंग फोर्स तो अंदर को ही लग रहा और बेटा डिस्प्लेसमेंट भी अंदर को हो रहा है, तो इसका मतलब है W2 आपका V2A वो प्लस Fx हो गया, तो फिर आपका W इक्वल टू 0 आ गया। तो ये भी एग्जांपल आपका कंजर्वेटिव फोर्स का है, ये भी एग्जांपल आपका कंजर्वेटिव फोर्स का है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को भी कहते हैं कि अगर हमारे दो चार्ज पार्टिकल हैं और वो दो चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव हैं तो दूर जा रहे, तो इसका मतलब है मान लो मैं एक की बात कर रहा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बाहर को तो पॉजिटिव। अब अगर मैं मान लो उसको यहाँ से यहाँ फिर लाने लगूं तो वो तो अंदर को आएगा, फोर्स बाहर को लग रहा, तो उसमें वर्क डन नेगेटिव हो गया। तो इसमें फिर आपका पहले पॉजिटिव वर्क डन, फिर नेगेटिव वर्क डन, फिर आपका जीरो आ गया। तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हो, स्प्रिंग फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, सब के सब हमारे मिलाकर के आपके क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो बेटा कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन HC वर्मा में आपकी लिखी भी हुई है, आप इसको पेज पर पढ़ सकते हैं। ये आपकी ऑन पेज लिखी भी हुई है, ऑन पेज 122 में
आपके सेकंड पैराग्राफ के बाद ए में आपका लिखा हुआ है कि कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसमें लिखा भी हुआ है इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स ड्यूरिंग अ राउंड ट्रिप ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज जीरो देन द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? कंजर्वेटिव। अंडरलाइन कर लेना, ये बेटा आपका फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। अब अगर ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, तो जब ऐसा नहीं होगा तो नॉन कंजर्वेटिव। मतलब कि अब देखो, जैसे मैं अब नॉन कंजर्वेटिव की बात करूं, अब मैं बात करूंगा नॉन कंजर्वेटिव की, तो नॉन कंजर्वेटिव में आपका सबसे पहला नाम फ्रिक्शन का ही आता है। फ्रिक्शन आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब देखो कैसे कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपका यहां से मैं यहां लाया, ए से बी तक लाया, तो जब मैं ऐसे ला रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है ना। तो अगर मैं WA to B या इसको मैं W1 कहूं तो बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F ऐसे लग रहा, डिस्प्लेसमेंट मान लो S ऐसे हो गया, तो ये माइनस के FS आया नहीं आया? और बेटा फिर मैं इसको वापस B2A लाने लगूं, तो जब मैं B2A लाऊंगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। पहले तो ये ऐसे लग रहा था, अब ये जब मैं इसको यहाँ ला करके यहाँ लाऊंगा तो वो ऐसे लगेगा, S उधर को हो रहा होगा, फिर आपका फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपोजिट है। तो इसका मतलब है WBA और बेटा W2, फिर आपका माइनस के FS हो गया। तो इसमें फिर मैंने टोटल वर्क डन अगर निकाला तो माइनस के 2FS आएगा, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसीलिए इसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। किसी भी तरह का फ्रिक्शनल फोर्स हो, अगर आपका कोई जैसे ऊपर से कोई चीज अर्थ पे नीचे आ रही, तो बेटा उसके लिए भी आप देख सकते हैं कि भाई नीचे वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा। अगर मैं कोई चीज नीचे से ऊपर को फेंक दूं तो ऊपर को फेंका तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे को लगेगा। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के थ्रू वर्क डन कंप्लीट राउंड ट्रिप में 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा तो वो क्या होगा बेटा? नॉन कंजर्वेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, ये आपके क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। तो इसीलिए उसने लिखा है कि किसी भी कंप्लीट राउंड ट्रिप में अगर किसी फोर्स के लिए वर्क डन 0 नहीं आता तो वो बेटा मेरा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो हमारा क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा कभी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। जब भी कभी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करोगे तो उसकी उस स्पेसिफिक सिचुएशन से रिलेटेड जो भी एनर्जी आएगी वो हमारी क्या होगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अराइज ही तभी होता है जब भी कभी किसी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है। तो आप देखो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट आप यहां लेकर के आए, तो इसकी इस पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी स्टोर हो गई, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। आपने स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को बेटा कंप्रेस किया, खींचा, तो उसमें वो मतलब वहीं का वहीं तो नहीं रहता, वापस आने की कोशिश करता है। कंप्रेस करोगे बाहर को आने की कोशिश करेगा, एक्सटेंड करोगे अंदर को आने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, और वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी वो अपनी उस पोजीशन से रिलेटेड एनर्जी पोजेस करता है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और फिर वो वापस आता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम बात करते हैं कि भाई बेटा आपका कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है अर्थ पे और आप उसे यहाँ से यहाँ ले गए, आप उसे यहाँ से यहाँ ले गए, तो जितना वर्क डन किया अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अब वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स कितना किया आपने? भाई कंजर्वेटिव फोर्स तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे को लग रहा था और आपने फोर्स लगाया ऊपर को, ठीक है, और वो आप जो वर्क कर रहे हैं वो तो मेरा mg के बराबर है, स्लोली लेकर के जा रहा हूँ, तो बेटा mg इंटू मान लो h, तो ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? वो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ये तो अगेंस्ट मैं लगा रहा हूं ना, मैंने लगाया ना फोर्स, मैंने फोर्स लगाया ऊपर को और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रहा, तो ये पॉजिटिव ही तो आएगा, नेगेटिव थोड़ा ही आएगा। ऐसे ही स्प्रिंग में देखो, इस स्प्रिंग को मैं बाहर खींचता हूं, उसमें x एक्सटेंशन लेकर के आता हूं, तो मैंने फोर्स लगाया अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, वो तो अंदर को लग रहा था, मैं बाहर को लेकर के आया, तो जितना मैंने वर्क किया वो हमारा दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आपका हाफ के एक्स स्क्वायर। वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? mgh।
तो ये बताओ बेटा समझो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये हमारा बेटा पोटेंशियल एनर्जी आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी में एक बात और आप देखेंगे कि अगर मेरा जैसे बेटा यहाँ पर ये मेरा U आया है, U मेरा क्या आया, U मेरा बेटा आया है mgh। अगर मैं du/dh करूं, du/dh तो मेरा क्या आएगा, mg आएगा नहीं, du/dh क्या होगा, mg। और मेरा mg जो है डाउनवर्ड लग रहा है, मेरा mg क्या है, डाउनवर्ड, और मैंने फोर्स ऊपर को लगाया, तो इसका मतलब है कि मेरा F इज इक्वल टू माइनस के du/dh है नहीं, F इज इक्वल टू माइनस के du/dh। नहीं समझ में आया भाई, u हमारा ये था, अगर h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, mg आएगा ना, mg आएगा। तो बेटा मेरा कंजर्वेटिव फोर्स तो नीचे को लग रहा, तो नीचे को लग रहा, तो उसे मैं माइनस का दिखाऊंगा ना, तो माइनस mg यानी कि माइनस के du/dh। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन जो मैं आपको बार बार बता रहा था, F इज इक्वल टू माइनस के du/dr, वो मैं इसी वजह से बता रहा हूं। आप यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा u कितना आया बेटा, मेरा बेटा u कितना आया, u मेरा आया है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। u कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। जरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, du/dx, तो बेटा ये आपका कितना आएगा, kx आ जाएगा ना, है ना। और मेरा रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx, माइनस kx, तो बेटा ये kx यानी कि F इज इक्वल टू माइनस के du/dx। तो बेटा जब भी कभी पोटेंशियल एनर्जी दी हो तो उसका ग्रेडियंट या उसका मतलब कि r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देगा आपको, फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो समझ में आया। जैसे आप यहाँ पर अर्थ पे थे और आप पहले हाइट h1 पे थे, फिर आप हाइट h2 पे चले गए, ठीक है, पहले हाइट h1 पे थे, फिर आप h2 पे चले गए। तो एक तरीके से मान लो कि मेरी इनिशियल क्या थी पोटेंशियल एनर्जी, mgh1, और फाइनल क्या थी, mgh2, ठीक है, mgh1 और mgh2। तो बेटा मेरा अगर मैं कहूं कि मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u2 माइनस u1, तो mgh2 माइनस mgh1, है ना, mgh2 माइनस mgh1, ठीक है। तो ये मेरा यहां से यहां तक हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कहूं कि ये मेरा एक तरीके से आपका अगर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मेरा s है, ठीक है, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, ये तो मेरा माइनस के mg/s है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे को लग रहा था, s ऊपर को हो रहा था। या मैं इसको बेटा ऐसे भी तो कह सकता हूं कि माइनस के fdr, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं भाई, आपका फोर्स नीचे को डिस्प्लेसमेंट ऊपर को, तो माइनस के fdr, और fdr हमारा डेल्टा k भी तो था, F.dr से कल हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी तो करा था नहीं करा था। तो बेटा Fdr का मतलब है आपका K2 और यहाँ पर माइनस के K2 माइनस K2 माइनस K1। तो बेटा ये मेरा क्या आ जाएगा, माइनस के K2 और प्लस के K1, ठीक है। या अगर आप इसको गौर से देखो कि U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस के K2 प्लस K1, तो बेटा ये उधर चला जाएगा U2 प्लस K2 एंड दैट इज इक्वल टू U1 प्लस K1। तो इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि जितनी मैकेनिकल एनर्जी मेरी इस पॉइंट पर है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है बेटा, E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल, E फाइनल इक्वल टू E इनिशियल, ठीक है। और ये कब लग रहा है, ये तब लग रहा है जब सिस्टम में सिर्फ हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी किसी सिस्टम में काम कर रहे हो ना, अगर कंजर्वेटिव फोर्स आपके किसी सिस्टम में काम कर रहे हैं तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व का मतलब है कि जितनी एक पॉइंट पर टोटल एनर्जी उतनी ही दूसरे पॉइंट पर टोटल एनर्जी। बट अगर ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि मेरा u प्लस k इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। u प्लस a इक्वल टू कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि अगर k बढ़ता है तो u घटता है और k घटता है तो u बढ़ता है। देख लो आप, कमाल की बात है, ग्रेविटी की वजह से अगर कोई चीज नीचे आ रही तो नीचे आते आते उसकी u तो घट रही और k बढ़ रही, नीचे आ रही तो उसकी हाइट आपकी घटती जा रही, पोटेंशियल एनर्जी तो घटती जा रही और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही, स्पीड बढ़ती जा रही। और अगर आप इसे नीचे से ऊपर को फेंको तो ऊपर जाते हुए क्या देख रहे हो, ऊपर जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही, काइनेटिक एनर्जी घट रही, और जैसे जैसे बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो वहां जाकर के वेलोसिटी जीरो यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, ठीक है। और फिर नीचे आते आते जब वो अर्थ पे आया पोटेंशियल एनर्जी जीरो, अगर रेफरेंस पॉइंट यही है, और सारी की सारी काइनेटिक। तो इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कि सिस्टम में आपके कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है सिस्टम में, मैकेनिकल एनर्जी हमारी रिमेन्स कंजर्व रहती है आपकी सिस्टम की, ठीक है। कि टोटल एनर्जी एट वन पॉइंट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द सेकंड पॉइंट। तो जितने भी आपने क्वेश्चन करे हैं ना, जो अभी आपने मोशन इन अ प्लेन के करे थे, आपने देखा था ना कि ये इसको मैं रब कर दूं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, अगर आप लेना चाहो तो ले लो। आप देखो इसमें अगर हम ये कहते थे ना कि भाई मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, तो वो यहाँ पर है और ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा, h हाइट पे था, तो बेटा यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो। अब ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है v, तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m v स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो बेटा दोनों सम इक्वल होंगे, यानी कि देखो हाफ m v स्क्वायर यहाँ पर टोटल एनर्जी इक्वल टू वहां पर टोटल एनर्जी mgh, m से m कट गया तो लो जी देखो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। समझ में आया? तो बेटा देखो इस तरीके से हो जाता है। जो आप कैसे करते थे कि भाई u आपका जीरो और बेटा a हमारा क्या होता था नीचे को g sin थीटा, ये आपकी h है, ये आपकी थीटा है, तो ये आपकी आएगी h अपॉन sin थीटा। तो थर्ड इक्वेशन लगा के करते थे ना, थर्ड इक्वेशन में क्या करते थे कि v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, u आपका जीरो, a आपका 2g sin थीटा, h हमारा क्या आ गया h अपॉन sin थीटा करता था, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh लिखते थे। वो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से डायरेक्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखो बेटा इस तरीके से, ठीक है, आप ये चीज कहीं पर भी लगा सकते हो। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना लगा हुआ हो वो वहां पे चलता, अगर फ्रिक्शन हो गया तो तब नहीं, तब तो हम क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी का माइनस करते हैं। तब अगर मान लो वो अप्लाई हो गया ना, फिर हम इन द सेंस ये कहते हैं भाई टोटल एनर्जी यहाँ माइनस टोटल एनर्जी यहाँ, दैट इज इक्वल टू वर्क, ठीक है, फिर हम उससे करते हैं। समझ में आया? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो बेटा आप इस क्वेश्चन को बेटा ऐसे समझें कि ये पार्टिकल बेटा A है, यहाँ पर क्लैम कर रखा है, और एक पार्टिकल बेटा B है, वो की बेटा r0 पर है, ठीक है, और इनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स F इज इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर है। तो मैं आपको पक्की बात बता दूं, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है। अगर आप गौर से देखो, अगर इसका मास m1 हो m2 हो तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तो कहता है F इज इक्वल टू gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कौन सा फोर्स है,
कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो बेटा आपको पता है कि भाई F इज इक्वल टू माइनस के du बाय dr। तो इसका मतलब है कि बेटा माइनस के du बाय dr इक्वल टू k बाय r स्क्वायर, है ना। तो इसका मतलब है कि आप यहां पर देख सकते हैं माइनस के du इज इक्वल टू k dr अपॉन r, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि पहले तो r नॉट पे थे और बाद में चला गया इन्फिनिटी पे। पहले ये r नॉट पे थे और बाद में चला गया इन्फिनिटी पे। तो बेटा इसका मतलब है कि हमारा du इक्वल टू माइनस के k dr अपॉन r स्क्वायर है। तो इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे यहां पर भी। और ये पहले कहां पर है? r नॉट से r तक, r नॉट से r तक। तो r नॉट से r तक हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा du, ठीक है। देखो डेल्टा u है ना, तो du कितना आएगा भाई? ये r स्क्वायर है, तो ये बेटा k बाहर आ गया, 1/r डायरेक्ट लिख दूं क्योंकि r की पावर -2 भाई, r की पावर -2 dr, तो r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये बेटा माइनस के 1/r आएगा, माइनस पहले से बाहर रखा हुआ। तो बेटा r नॉट से ये फाइनल इंफिनिटी पे गया है, तो डेल्टा u कितना आएगा? डेल्टा u हमारा बेटा कितना आएगा? डेल्टा u हमारा आएगा आपका k 1/∞ माइनस 1/r। तो डेल्टा u हमारा बेटा ये आ गया, तो ये आ गया बेटा माइनस के k/r, क्या आ गया? माइनस के k/r। और डेल्टा u आपने अभी अभी क्या देखा था? आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में पहले तो दोनों की जीरो है भाई, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, और जब ये इंफिनिटी पर चला गया वो तो वहीं का वहीं है, वो तो बेटा वहीं का वहीं है, उसकी तो फाइनल भी जीरो है, लेकिन ये कुछ ना कुछ गेन कर लेगा, ये कुछ ना कुछ फाइनल स्पीड गेन कर लेगा। मान लो ये v गेन कर लेता है, तो इसका मतलब है कि माइनस के k/r0 इक्वल टू k2 माइनस k1। तो k2 माइनस k1, तो बेटा ये आपका माइनस के मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, और बेटा माइनस के 0। मुझे बताओ क्या क्या कंफ्यूजन है? नहीं भाई, डेल्टा u इक्वल टू डेल्टा k था ना, आपने अभी देखो k1 प्लस u1 इक्वल टू k2 प्लस u2, ये था ना। अब देखो u2 मतलब u2 माइनस u1, u2 माइनस u1 मतलब k1 माइनस k2, तो k1 माइनस k2 कर दो तो ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा। देखो यही तो है ना बेटा, तो आपका माइनस से माइनस चला गया, तो इसका मतलब है v स्क्वायर इक्वल टू क्या आया आपका 2k अपॉन r0 n, या v हमारा कितना आ जाएगा 2k। समझ में आया? ठीक है। ये एग्जांपल 8.5 इस HC वर्मा में आपका बेटा पेज आपका है 124। तो देखो वो क्या कहता है कि यहां से आपने एक स्पीड दी बेटा इसको v, और ये इसको यहां तक ले आती है एक एंगल थीटा तक, एंगल थीटा तक लेकर के आती है, और वो कहता है कि क्या पेंडुलम ऑफ बॉब हैज अ मास स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड while passing through the lowest position. What is the speed when it makes an angle 60 degree with the vertical? अच्छा, और बेटा लेंथ इसकी है 0.5 मीटर, मतलब इसकी लेंथ दे दी, और यहाँ पर आकर के अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ पर आकर के इसकी स्पीड v1 पूछा। तो आप एक बात देखो, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट लूँ, तो यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी E1 कितनी होगी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर और प्लस 0, ये तो यहीं पे है ना, यहाँ पे तो इसकी हाइट 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, तो ये होगी। अब जब ये यहाँ आया तो यहाँ पर मान लो ये यहाँ से बेटा h हाइट पर चला गया, तो यहाँ पर E2 कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ एम v1 स्क्वायर प्लस mgh। अब ये h थीटा के टर्म में कितनी होगी? आप एक बात देखो, मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डालूं, ये l है तो बेटा ये भी l है ना, और ये l है, ये थीटा है, तो ये कितनी होगी?
L cos थीटा, यहां से यहां तक L cos थीटा। तो इसका मतलब है कि यहां से यहां तक टोटल L, और ये मेरी L cos, ये मेरी L cos थीटा। तो H कितनी आ गई, देखो ये मेरी L है, ये L cos थीटा है, तो ये होगी L माइनस L cos थीटा। टोटल भी L है प्रभु ये मेरी L है, तो ये L है ना पूरी, तो L cos थीटा, और ये मेरी L cos थीटा, मतलब ये L cos थीटा, तो ये कितनी बची, H आपकी L माइनस L cos थीटा, यानी कि बेटा मेरा L इंटू 1 माइनस cos थीटा। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू वहां पर हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर प्लस mg L इंटू 1 माइनस cos। तो बेटा m चला गया, और बेटा इसको हम इधर ले आए, तो देखो v1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2, देखो हाँ v1 स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है जी, और दैट इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के gl इंटू 1 माइनस cos, ठीक है, माइनस के gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो अब आप इसको निकाल लो, कर लोगे भाई, यहां पर इसको 2 कर लो, तो देखो v1 स्क्वायर इक्वल टू आपका v स्क्वायर माइनस 2gl इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो बेटा v1 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2gl इंटू, सारी वैल्यू दे रखी है, सारी वैल्यू बेटा आपको बता रखी है, इसको सॉल्व। और देखो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा, समझ में आया, लो ठीक ले लो इसकी बेटा। ये एग्जांपल 8.6 ऑन पेज 125, HC Verma, a block of mass m attached to a spring constant k oscillate on a smooth horizontal table. The other end of the spring is fixed to a wall. It has a fixed speed. It has a speed v when the spring is at the normal length. How far will it move on the table before coming to instantaneous rest? देखो भाई, ये आपका एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इसमें यहां पर ये ब्लॉक आ रहा है इसकी तरफ 20 स्पीड से, इसका मास बेटा m है, ठीक है, और ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, फ्रिक्शनलेस है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हट गया है ना, ये स्प्रिंग से अटैच नहीं है, ये तो स्प्रिंग यहाँ से अटैच है, ये ब्लॉक v स्पीड से आ रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल है बेटा। तो अब आप मेरी बात सुनो, पहले तो ये अनकंप्रेस्ड है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ है ही नहीं, तो एक तरीके से U आपका हो गया U1 0, और K1 सिस्टम में आपका क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर। बाद में ये इसमें आकर के इसको कंप्रेस कर देता है, मान लो इसमें ये कंप्रेस करके रुक जाता है, तो कंप्रेस करके रुक जाता है, तो इसका मतलब है कि K2 तो मेरी क्या हो गई 0, रुक गया ना, रेस्ट में आ गया, और बेटा मेरी U2 क्या होगी भाई, U2 इसमें x कंप्रेशन आ गया, तो इसका मतलब कितनी होगी, हाफ के x स्क्वायर, हाफ के x स्क्वायर। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, तो दोनों को बराबर रखा, तो बराबर रख करके क्या आ गया, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ kx स्क्वायर, तो हाफ से बेटा हाफ चला गया, और बेटा v स्क्वायर इक्वल टू उसने कंप्रेशन पूछा है, तो बेटा x स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई k, या x इक्वल टू mv स्क्वायर बाई k, या अंडर रूट m बाई k इंटू, तो कंप्रेशन बेटा आपका ही आएगा, दिस इज द कंप्रेशन इन द 25।
देखो बेटा इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेरे पास एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से मैंने एक वेट mg हैंग करा दिया, तो क्या होगा बेटा, ये एक्सटेंड हो जाएगा, ये आपका इनिशियल पोजीशन से एक्सटेंड हो जाएगा। मान लो एक्सटेंशन x0 क्या है x0, तो इसका मतलब है ये mg आपका रेस्टोरिंग, जब ये कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा तो आपका रेस्टोरिंग फोर्स तो ऊपर को लगेगा, ठीक है। तो बेटा mg इज इक्वल टू आपका मॉड ऑफ f ही तो होगा भाई, ये कहीं ना कहीं जाके रुक गया, इक्विलिब्रियम आ गया, तो जितना mg है उतना रेस्टोरिंग फोर्स है, तो इसका मतलब है mg मेरा बेटा kx0। तो कितना एक्सटेंशन आया, x0 इक्वल टू mg बाई k, ठीक है। अब जब ये इतना आ गया, मैंने अब वो कह रहा है कि इसमें एक एक्स्ट्रा स्पीड दी इसको v, एक्स्ट्रा स्पीड दी इसको v, तो अब मेरा यहां पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इस टाइम पर E1 होगी बेटा हाफ ऑफ k x0 स्क्वायर, एक तो इसके अंदर, और प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, होगी नहीं होगी भाई, इतनी तो इस वजह से है क्योंकि इसमें एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन वाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, एक आपने ये दे दी तो इनिशियल एनर्जी ये होगी नहीं, और x0 मेरा क्या है ये, तो इसका मतलब ये कितनी होगी हाफ ऑफ k mg बाय k का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो बेटा ये कितनी आ गई हाफ ऑफ mg का होल स्क्वायर अपॉन k, क्योंकि k का स्क्वायर है ना, k से k कट जाए, और बेटा हाफ ऑफ mv स्क्वायर। अब इतनी स्पीड आपने दे दी मतलब, और तो ये इसमें और एक्सटेंशन आएगा ना, तो मान लो इसमें और जो एक्सटेंशन आता है वो यहां से h और आता है, इसमें h एक्सटेंशन ये और आता है, तो जब h एक्सटेंशन आ गया तो पहले तो इतना था, अब इतना और हो गया, इतना और हो गया, तो इसका मतलब है कि अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब मेरी पोटेंशियल एनर्जी बेटा U2 हाफ ऑफ k आपका बेटा mg बाय k प्लस h का होल स्क्वायर, होगी नहीं होगी। अब लेकिन जब ये यहां आएगा ब्लॉक पे तो रेस्ट पे आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एनर्जी तो यही होगी। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा ना बेटा, तो इसके अंदर एक चीज और है कि ब्लॉक यहाँ से यहाँ डाउन आया है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी भाई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी, जब कोई चीज यहाँ से यहाँ आ रही तो पोटेंशियल एनर्जी में भी तो कमी हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी में अगर वो कमी हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी है वो आपकी, अगर ये h हाइट पे है तो ये माइनस mgh हो रही ना, आप इसको ऐसे समझो कि जैसे ये जीरो पे था तो यहाँ जीरो, ये पूरे सिस्टम की बात हो रही स्प्रिंग के साथ, अगर ये इसके बिना होता तो बात दूसरी थी, अब तो इसके साथ में है ना, तो जब ये यहाँ पहुंच गया तो टोटल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो ये होगी, ये रेस्ट में आ गया जीरो हो गई, और फिर जब ये इतना नीचे आया तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जब ये इसकी यहाँ थी और ये यहाँ आया तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी भी तो हुई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, h हाइट के लिए mgh, और ये हुई है कमी, तो इसके साथ ओवरऑल आपको यहाँ पर टोटल एनर्जी जो E2 आप लिखोगे हाफ ऑफ k आपका mg अपॉन k प्लस h का स्क्वायर और माइनस के mgh लगेगी, क्या लगेगी हाफ ऑफ k mg बाई k प्लस h और का स्क्वायर और माइनस के mgh, ठीक है जी। अब मेरी टोटल एनर्जी क्या है कंजर्व, टोटल एनर्जी क्या है कंजर्व, तो टोटल तो इसको और इसको मैं बराबर रखूंगा, तो बेटा E1 इक्वल टू E2, तो E1 इक्वल टू E2 जब मैं रखूंगा और पूरा सॉल्व करूंगा तो उसने मेरे से h पूछा है, तो h की वैल्यू आ जाएगी
आपका v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m बाई 3, मतलब वो इतनी डेप्थ नीचे जाए। इसमें सबसे जरूरी जो ध्यान देने वाली बात है ना, वो ये mgh फैक्टर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब ये बेटा mg से यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ आकर के बेटा m, यहाँ तो जो भी थी यहाँ पे mgh कम हुई ना उससे, यहाँ पे mgh कम हुई, नीचे आने का मतलब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होना, तो इसीलिए वो मतलब यहाँ पे जितनी इसने गेन करी टोटल तो इतनी होगी, है ना, और उसमें से ये माइनस। तो ये आपको बताइए, तो ये आपका इस तरीके से समझ में आ गया। अब आप एक बात पे गौर करना, एक ऑब्जेक्ट है बेटा, वो मेरा h हाइट पे है, यहां, और वो यहां आता है और यहां आकर के उसकी स्पीड हो जाती है 1.2 और आपका स्क्वायर रूट ऑफ gh, ठीक है। तो वो यहां पर जो स्पीड है वो हमारी स्क्वायर रूट ऑफ gh हो जाती है, ठीक है। तो अब वो ये आप देखो कि इसके अंदर यहाँ पर 1.2 अंडर रूट ऑफ gh यहाँ पर स्पीड हो गई, यहाँ पर वो रेस्ट में था तो यहाँ पर उसकी स्पीड थी 0, ठीक है। तो बेटा और उसने कहा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन, वो बताओ। तो मैंने अभी आपको क्या कहा कि जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम करेगा तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो हो नहीं सकता, तो जितना हमारा टोटल एनर्जी में फर्क आएगा वो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो आपकी टोटल एनर्जी कितनी है E1, वो तो है भाई काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh। जब वो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर E2, यहाँ पर E1, तो बेटा E2 कितनी होगी, हाफ ऑफ m v स्क्वायर, v क्या है 1.2 स्क्वायर रूट ऑफ gh का स्क्वायर, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 क्योंकि वो अर्थ पे पहुंच गए। तो बेटा यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1.2 m, 1.2 का स्क्वायर 1.44 और g और h, तो बेटा कितनी होगी 0.72 mgh, 0.72 mgh थी कितनी पहले आपकी mgh, अब कितनी रहेगी 0.72 mgh। तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि बेटा E1 माइनस E2, तो E1 बेटा हमारी कितनी है mgh और माइनस के 0.72 mgh, तो बेटा कितना आ गया 0.28 mgh। तो बेटा जो भी वैल्यू है वो आप इसमें रख दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। बस हाँ इसी में पूछा, ठीक है जी। हाँ ये आपको मैं एक बात बताऊं, ये वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो एक्चुअल में नेगेटिव ही होता है ना, ये तो इसकी वैल्यू आई बट ओवरऑल ये नेगेटिव ही होता है। क्यों? अरे भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर तो लग रहा, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? तो लो